उत्तराखंड बोर्ड के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ पेपर हो चुके हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर बिल्कुल नज़दीक है। और सामाजिक विज्ञान जैसा बड़ा विषय, उसको लेकर मन में थोड़ा-सा डर, थोड़े से सवाल होते हैं। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के एक सैंपल पेपर को यहाँ पर हल करेंगे और हम ना केवल प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आप स्टैंडर्ड आंसर जो है वो कैसे लिख लिख सकते हैं, ताकि आप पूरे अंक फुल मार्क्स आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कहूँगा कि ये एक सैंपल पेपर है, असली परीक्षा का पेपर नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये आएगा पेपर में सर, ये आएगा। तो यह पेपर केवल आपकी तैयारी में मार्गदर्शन करने, आपको गाइडेंस करने और आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए तैयार किया गया है। यह ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर के सारे प्रश्न आपके असली परीक्षा में आ जाएँ। हाँ, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 100% प्रश्न इस पेपर से आने का संभावना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अपनी तैयारी के लिए एक अभ्यास, प्रैक्टिस की तरह देखें, ना कि इस पर पूरी तरह निर्भर रहें। अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी पुस्तकों से पढ़ते रहें। तो अब बिना समय बर्बाद किए हम पेपर को हल करना शुरू करते हैं। तो आइए, जो पेपर है, पेपर में आपके यहाँ जो पेपर आपको दिया है और जो आपका पेपर बोर्ड में आने वाला है, उसमें आपके 24 प्रश्न होंगे। ठीक है? 24 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय वाला होगा, प्रश्न 2 भी बहुविकल्पीय वाला होगा, जिसमें कथन कारण वगैरह दिए रहेंगे। प्रश्न संख्या 3 से 6 अति लघु उत्तरीय होंगे और प्रश्न संख्या 7 से 16 तक जो है आपके 80 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा और प्रश्न संख्या 17 से 22 आपका 120 शब्दों का। 23 वाला केस स्टडी वाला है, तो इसमें 3 भाग हैं, उनके प्रश्न के उत्तर देने होंगे और 24वां आपका मानचित्र मैप से संबंधित है, जिसमें भारत का जो नक्शा होगा उसको आपको भरना होगा। अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क है, ओटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है मैं वही बताऊंगा, तुर्की का साम्राज्य, अंग्रेजी में एम्पायर ऑफ तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है मित्रों। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 50 है, 50 याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर 1955। देखिए, 1955 में ये जो हिंदू कोड बिल है, ये शुरुआत हुई थी और 1956 तक ये चला था। लेकिन जो पहला जो हिंदू कोड का जो हिंदू विवाह से संबंधित आया था, तो वो जो है 1955 में आया था। और 1900, अगर कहीं कहीं ऑप्शन लिखे 1955 56, तो आप उसको भी सही करिएगा। तो इसका उत्तर अभी हम कर रहे हैं 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में मुद्रा जारी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है, ये एक्ट किस वर्ष में चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो है वो सबसे खतरे वाला क्षेत्र है। दूसरे प्रश्न में आपके अभिकथन दिए हैं और उसका कारण भी दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर पहला है अभिकथन, जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसका कारण दे रखा है, या अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान को हटा सकता है तथा तनाव, विवाद और हिंसा को उत्पन्न करता है। तो देखिए, दोनों ही सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये वाला भी सही है और ये वाला कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका पहले वाला उत्तर आप लिख देंगे, अभिकथन अ और कारण अ दोनों सही हैं और कारण अ अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट इसमें जो खा वाला पार्ट है इसका, तो भारत में संघवाद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए शासन में क्षेत्रीय हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित है। ये गलत है। तो अब आपको ये ऐसे वाला ऑप्शन चुनना है कि ए सही है और आर गलत है। तो ये थर्ड वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अभिकथन असही है परंतु कारण का गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर, इसको अंग्रेजी में नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी लिख सकते हैं। अब है उत्तराखंड प्रदेश के दो क्षेत्रीय दलों के नाम। तो उत्तराखंड के दो, एक तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है सबसे फेमस है, यूकेडी जिसको बोलते हैं। दूसरा है उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, यूपीपी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधन बताइए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधन हैं, एक तो एक सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, और पवन ऊर्जा। फिर आता है प्रश्न अगला कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम रहे? अभी तक के जो प्रश्न थे वो एक एक नंबर के थे। अब यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न आ गया, 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? सबसे पहले आप उसका कारण दे देंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति जिसमें कोई भारतीय नहीं था। दूसरा, पूर्ण स्वराज्य की मांग को ठुकराना और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों जैसे नमक कर की समाप्ति पर ध्यान न देना, ये कारण थे। फिर इसका परिणाम, तो परिणाम क्या हुआ? इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर सत्याग्रह में भाग लिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी इरविन समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें जो अगला प्रश्न है वो राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? तो मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सुरक्षित घोषित किया जाता है। तो यहाँ मानवीय गतिविधियां जैसे कि शिकार करना, लकड़ी काटना या खेती करना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। वहां पर यह कार्य आप नहीं कर सकते। अब इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण बताने हैं। तो इसमें जो पहला कारण है, अत्यधिक दोहन, कृषि, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए भूजल का अनियंत्रित उपयोग। दूसरा है शहरीकरण, कंक्रीट के निर्माण के कारण वर्षा का जल धरती के नीचे नहीं जा पाता है। अगला जो कारण है, वनों की कटाई, पेड़ों की कमी से जल धारण क्षमता घटती जाती है। फिर अगला है वर्षा जल संचयन की कमी, वर्षा के जल को संरक्षित न करके उसे व्यर्थ बहने देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता को प्रदर्शन करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है, फिर भी एकता के सूत्र में निम्नलिखित तत्वों द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक आप लिख दोगे संवैधानिक समानता, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। दूसरा सांस्कृतिक समन्वय, हेडिंग डाल के लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। अलग अलग त्योहारों का पूरे देश में मनाया जाना। अगला आप हेडिंग डालेंगे ऐतिहासिक संबंध, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश का एकजुट होना। फिर भौगोलिक अखंडता, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान है। इसमें पहला हो जाएगा जनमत का निर्माण, वे जनता के सामने विभिन्न नीतियों को रखते हैं ताकि जनता चुनाव कर सके। फिर अगला हेडिंग डालेंगे सरकार का गठन, जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है और देश चलाता है। फिर हेडिंग डालेंगे विपक्ष की भूमिका, हारने वाले दल विपक्ष के रूप में सरकार की गलतियों पर अंकुश लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो सकता है जनता और सरकार के बीच कड़ी, ये जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं जो राजनीतिक दल हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो लोकतंत्र निम्नलिखित कारणों से एक बेहतर शासन व्यवस्था है। एक तो है उत्तरदायी, पहला इसमें पूछा उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध। तो उत्तरदायी के बारे में आप सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरदायी, तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो अगले चुनाव में उसे बदला जा सकता है।
फिर दूसरा था जिम्मेदार, तो सरकार नागरिकों की जरूरतों और जनमत के प्रति संवेदनशील होती है और उनके अनुसार नीतियां बनाती है। फिर हेडिंग हो जाएगा आपका वैध, यह जनता की अपनी सरकार होती है जिसे चुनाव के माध्यम से कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। यह नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करती है। 13 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? 3 नंबर में आता है। तो मुद्रा विनिमय से की प्रक्रिया में मध्यस्थ का कार्य करती है। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं, दोहरे संयोग की समाप्ति। वस्तु विनिमय प्रणाली में दो व्यक्तियों की जरूरतों का मिलना जरूरी था। पहले क्या होता था, दो वस्तुओं की जरूरत, दो व्यक्तियों की जरूरतें मिलनी चाहिए थी, तब उसका आप विनिमय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले क्या था कि गेहूं, किसी को गेहूं की जरूरत है तो उसके बदले जूते चाहिए तो गेहूं दे दो, तो इस तरह से अदला बदली करते थे। लेकिन मुद्रा ने इस समस्या को खत्म कर दिया। हेडिंग डल सकता है, मूल्य का मापन, मुद्रा के कारण किसी भी वस्तु का मूल्य आंकना आसान हो गया है, फिर सुविधाजनक हो गया है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और उसे संचित करके स्टोर करके रखना आसान होता है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण थे, क्या क्या कारण थे? नंबर 1 था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साझा संघर्ष। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया था। फिर पाश्चात्य शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा लागू हुई इंडिया में, तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों को समझा। और फिर परिवहन और संचार में क्या हुआ, रेलवे, टेलीग्राम और डाक सेवाओं ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं, सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक हुए भारत में, तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों में आत्मविश्वास और गौरव की भावना को जगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में DRABC, इसका क्या मतलब है? तो प्राथमिक चिकित्सा जो है उसमें DRABC एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसमें जो डी है, डी का मतलब डेंजर, मतलब खतरा। सबसे पहले देखें कि घायल व्यक्ति और आप सुरक्षित हैं, कोई खतरा तो नहीं है। आर का मतलब है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, क्या व्यक्ति होश में है, उसे पुकारें, थपथपाएं। फिर एयरवे, ए का मतलब एयरवे, वायु मार्ग, मतलब सुनिश्चित करें कि व्यक्ति की सांस नली खुली है, वो सांस ले रहा है ढंग से, साफ है सांस की नली। कहने का मतलब उसका जो सांस लेने की जो नली है वो बाधित तो नहीं है, कुछ रुकावट तो नहीं आ रही, उसके सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, रास्ता बंद तो नहीं है। फिर आता है बी फॉर ब्रीदिंग, मतलब श्वसन, जांचें कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर आता सी, सर्कुलेशन, तो इसमें क्या होता है, रक्त संचार, उसका देखना है कि उसका जो शरीर में रक्त का प्रवाह, उसकी नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैकल्पिक संचार साधन के रूप में फैक्स का क्या महत्व है? तो फैक्स के निम्नलिखित महत्व हैं। एक तो है दस्तावेजों का प्रेषण, इसके माध्यम से लिखित सामग्री, चित्र या ग्राफिक्स को टेलीफोन लाइनों द्वारा तुरंत दूसरी जगह भेजा जा सकता है। दूसरा आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रामाणिकता, फैक्स द्वारा भेजे गए दस्तावेजों की प्रतिलिपि यानी कि हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, जो आधिकारिक कार्यों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और फिर आप सुरक्षा की बात कर दें इसमें, तो यह ईमेल के दौर में भी एक सुरक्षित और विश्वसनीय वैकल्पिक संचार का माध्यम बना हुआ है। अब बच्चों, जो 17वां प्रश्न है, यहां से आपका जो नंबर होता है, 4-4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा उत्तर होगा और 120 शब्दों में आपको लिखना होगा लगभग। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने साझा फ्रांसीसी पहचान बनाने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं कि पितृभूमि और नागरिक का विचार, ला पात्रे पितृभूमि और ले सितोयन
जैसे नागरिक जैसे विचारों ने एक ऐसे समाज पर बल दिया जहां संविधान के तहत सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। फिर नया ध्वज, पुराने राजसी ध्वज को हटाकर नया तिरंगा ट्राई कलर को चुना उन्होंने। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं नेशनल असेंबली। स्टेटस जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जनरल जो हैं, उसका क्या किया, चुनाव उन्होंने सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आप हेडिंग डाल सकते हैं राष्ट्रगान और शपथ। राष्ट्र के नाम पर कई स्तुतियां रची गई और शहीदों का गुणगान किया गया। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं समान कानून। पूरे देश के लिए एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था, भार और मापन की समान प्रणाली प्रयोग की गई। और भाषा के लिए उन्होंने साझा भाषा, क्षेत्रीय बोलियों को दबाकर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की मुख्य भाषा बनाया गया। 18वां प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्या है। अपने क्षेत्र में मौजूद संसाधनों के संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो मित्रों, संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजन के साथ उपयोग करना ताकि वे भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे रहें, यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं? जैसे आपको जल को बचाना है, पानी बचाना है, तो जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना है, उसको इकट्ठा करना है, रेन वाटर को उसको बढ़ावा देना है, घरेलू कार्यों में पानी की बर्बादी को रोकना है। फिर आप वृक्षारोपण, जो अगली पीढ़ी को काम आए, तो खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। फिर तीसरा, सौर ऊर्जा का उपयोग, बिजली बचाने के लिए सोलर पैनल लगाएं, जिससे क्या होगा, बिजली बचेगी। फिर कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और पुनर्चक्रण, उसका रिसाइकलिंग को अपनाएं। अब इस प्रश्न में आपको अथवा करके दिया रहेगा पेपर में भी, तो क्या करना है आपको, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला अथवा वाला कर लीजिए, कौन में से एक करना है। अगर या तो ये कर लीजिए, ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए, कोई सा एक आपको करना है। प्रश्न देख लेते हैं अथवा में क्या है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि यह सत्य है कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, और टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास ने मिलकर संसाधनों के दोहन की गति को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इसके पीछे मुख्य तर्क निम्नलिखित है। प्रश्न संख्या 17 से बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनको जरा हेडिंग में ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण जटिल मशीनों का विकास हुआ, जिससे कम समय में संसाधनों का भारी मात्रा में निष्कर्षण संभव हो गया। तो आर्थिक विकास की दौड़ में राष्ट्रों ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए खनिजों, जल और ऊर्जा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। आप दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। तो आर्थिक विकास ने लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार किया, जिससे विलासिता की वस्तुएं जैसे गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, महंगे टीवी की मांग बढ़ी। इन वस्तुओं के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खपत भी बढ़ गई। आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं कृषि का आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण कैसे हुआ कृषि का? उन्नत प्रौद्योगिकी और अधिक लाभ कमाने की होड़ में कृषि क्षेत्र में भी भूजल का अत्यधिक दोहन और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है, जिससे भूमि की उर्वरकता और जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं शहरीकरण और बुनियादी ढांचा। बढ़ते आर्थिक विकास के कारण शहरों का विस्तार हुआ। सड़कों, बांधों और इमारतों के निर्माण के लिए जंगलों को काटा गया और पत्थरों, रेत जैसे संसाधनों का भारी उपयोग हुआ। अंत में आप इसका निष्कर्ष हेडिंग डाल सकते हैं कि यद्यपि प्रौद्योगिकी और विकास अनिवार्य है, लेकिन इनके कारण हुए अत्यधिक दोहन ने पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर दिया है। अतः हमें सतत पोषणीय विकास की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि संसाधनों का उपयोग कुशलता से हो सके और वे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सकें। अब देखिए आप 19वां प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। यहाँ भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है? इन दोनों देशों की संघीय व्यवस्था की समानता कीजिए। तो 19 के पहले भाग का पहले वाले प्रश्न का उत्तर है कि यद्यपि भारत एक संघीय देश है, लेकिन यहाँ कुछ एकात्मक लक्षण हैं जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे कि शक्तिशाली केंद्र, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची केंद्र के पक्ष में है। दूसरा, एकहरी नागरिकता, भारत में सभी नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों की अपनी कोई अलग से नागरिकता नहीं।
फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र द्वारा की जाती है, जो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं आपातकालीन शक्तियां। संकट के समय केंद्र सरकार पूरे देश पर पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है और इसके निर्णय सभी राज्यों को मानने पड़ते हैं। अब इसमें अथवा वाला जो भाग है उस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अथवा वाले में क्या पूछा है, तो सबसे पहले तो संघीय व्यवस्था का अंतर आप देख लीजिए। संघीय व्यवस्था में अंतर, शक्ति का संतुलन। तो भारत में केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जबकि बेल्जियम में क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। अगला आप हेडिंग डाल सकते हैं सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में भाषा और संस्कृति के मुद्दों के लिए सामुदायिक सरकार का प्रावधान है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला आप हेडिंग डाल सकते हैं गठन का आधार। भारत में संघवाद प्रशासनिक और भाषाई दोनों आधारों पर विकसित हुआ है, जबकि बेल्जियम में यह मुख्य रूप से डच और फ्रेंच भाषाई समुदायों के बीच सामंजस्य के लिए बनाया गया है। अभी आपने अंतर देखे, अब क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था में समानता। तो पहला हेडिंग बहुस्तरीय सरकार। दोनों देशों में सरकार के दो या अधिक से अधिक स्तर हैं, जैसे केंद्र और क्षेत्रीय मौजूद हैं। फिर शक्तियों का विभाजन। दोनों ही देशों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान द्वारा किया गया है। अगला आप हेडिंग डाल सकते हैं विविधता का सम्मान। दोनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मान देना है। अब मित्रों आते हैं हम प्रश्न संख्या 20 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया, प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि बताई। इसमें अथवा करके यहाँ भी है, या ये वाला करिए या फिर ये करिए। सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करता है, समझाइए। देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक बताने हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जरूर जाइएगा। और यहीं पे समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र, पहले 3 है ना, तो पहला प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर। इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन आदि। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो द्वितीयक क्षेत्रक, मतलब सेकेंडरी सेक्टर, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादों को मशीनों उद्योगों के माध्यम से नए रूपों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से कार बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि। फिर तृतीयक क्षेत्र जो थर्ड वाला सेक्टर है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण जैसे बैंकिंग की सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि। अब इसमें जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में सहयोग के बारे में प्रश्न, उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर है, वह क्षेत्र है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है। यह देश के आर्थिक विकास में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग करता है। इसको भी आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, और ये बुलेट भी बनाइएगा, अच्छा लगता है। और बुनियादी ढांचे का विकास। सरकार भारी उद्योगों, रेलवे, सड़क, बांध और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश करती है, जो निजी क्षेत्र के लिए अकेले करना कठिन होता है। यह आर्थिक गतिविधियों का आधार बनते हैं। फिर आता है रोजगार सृजन, हेडिंग डालिएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों की को सुरक्षित रोजगार प्रदान करता है लोगों को, जिससे कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और गरीबी कम होती है। फिर हेडिंग हो सकता है क्षेत्रीय समानता। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग और सेवाएं स्थापित करती है ताकि देश का संतुलित विकास हो सके, शहरी और ग्रामीण का अंतर कम हो सके। फिर हेडिंग डाल सकते हैं कि आवश्यक सेवाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं सरकार द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास होता है और उत्पादकता बढ़ती है। और फिर हेडिंग डाल सकते हैं जन कल्याण का उद्देश्य। निजी क्षेत्र के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण सुनिश्चित करना भी है। हमने 20वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट देख लिए। अब 21वें प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किया।
तो 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने यूरोपीय समाज की संरचना और सोच में क्रांतिकारी बदलाव किए, जो निम्नलिखित हैं। आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कि ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से उनकी कीमतें कम हुई, जिससे ज्ञान अब केवल अमीरों तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचने लगा। फिर हेडिंग डालेंगे साक्षरता में वृद्धि। कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध होने से यूरोप में के मध्यम और निम्न वर्ग में पढ़ने की रुचि जागी, जिससे साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई। फिर हेडिंग डाल सकते हैं धार्मिक और वैचारिक सुधार। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के विचार आम लोगों तक पहुंचे। इसने चर्च की रूढ़िवादिता को चुनौती दी और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं वैज्ञानिक सोच और तर्क का विकास। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार छपने से समाज में अंधविश्वास कम हुआ और तार्किक व वैज्ञानिक सोच का विस्तार हुआ। इसने आगे चलकर पुनर्जागरण को मजबूती प्रदान की। फिर हेडिंग डाल सकते हैं सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण। छपाई ने वाद विवाद और चर्चा की एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिससे लोग शासन और समाज के प्रति अधिक जागरूक हुए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से वर्णन करें। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं। तो भारतीय कृषि आज भी कई समस्याओं से जूझ रही है। नंबर 1 हेडिंग डाल सकते हैं मानसून की निर्भरता। भारत की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता फसल की बर्बादी का कारण बनती है। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि छोटे खेत जोत जनसंख्या बढ़ने के कारण जमीन का बंटवारा होता गया, जिससे छोटे खेतों पर आधुनिक मशीनरी का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। फिर आप हेडिंग डालेंगे तकनीक का अभाव। कई किसान आज भी पुराने उपकरणों और बीजों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा ही हो रहा है, जिससे उत्पादकता कम हो जा रही है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अभी भी किसान पुराने उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर ऋणग्रस्तता। किसानों को खेती के लिए साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। गांव में होता है कर्ज लेते हैं, जिससे क्या होता है कर्ज के जाल में वो लोग फंस जाते हैं किसान भाई। तो और अगला आप हेडिंग डाल सकते हैं कि भंडारण और विपणन की कमी। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी है और मंडियों में किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। अब बच्चों जो आपका 23वां प्रश्न होगा उसमें एक कुछ अनुच्छेद पैराग्राफ टाइप का होगा, उसको पढ़ना होगा। जैसे 19वीं सदी में राष्ट्र राज्यों के उदय, राष्ट्रवाद की भावना विकास केंद्रित थी, जिसमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा, जर्मनी इटली एकीकरण, बाल्कन संघर्ष, भारियान व जर्मेनिया जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों। ये मतलब आपको पढ़ना है, जो भी होगा आपके पेपर में एक गद्यांश होगा और फिर उसे पढ़ के यहाँ पे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको देने होगी। पहला है राष्ट्र राज्यों के उदय के फलस्वरूप किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना विकास हुआ। तो यहीं पर आपको मिल जाएगी किन किन क्षेत्रों में हुआ है, यहीं पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप उसको ढूंढिएगा, आपको मिलेगा, पेपर में ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिर अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, यहीं पे मिल जाएगा। ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यहीं पे मिल रहा है। तो इस तरह से इनको आपको उत्तर मिलेंगे। फिर है मारियान जर्मेनिया, ये भी आपको मिल जाएगा इसी में। मारियान जर्मेनिया राष्ट्रीय ये कुछ आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से ढूंढने से मिलेंगे। मैं आपको उत्तर लिखकर दे देता हूं, यहाँ पर समझा देता हूं आपको। पहला प्रश्न था राष्ट्र राज्यों के उदय के फलस्वरूप किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो हो जाएगा राष्ट्र राज्यों के उदय के फलस्वरूप मुख्य रूप से जर्मनी इटली बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल विकास हुआ। फिर क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। वो अभी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में। अब आता है मारियान और जर्मेनिया क्या थी। तो ये मारियान और जर्मेनिया राष्ट्र के नारी रूपक थी। तो ये मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक थी और जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। ये स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाती थी। हाँ मित्रों, अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तो मित्रों जो अंतिम प्रश्न होगा वो 24 नंबर का 24वां प्रश्न होगा। ये 23 यहाँ पे लिखा है। तो दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित घटनाओं को उनके राज्यों के नाम से दर्शाना है। तो आप जैसे चोरी चोरा घटना कहाँ हुई, तो उस जगह का नाम लिख देंगे और उसको कहाँ मानचित्र में मैप में दर्शाना है, उसको दिखाना है। दूसरा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। मान लो गुजरात में हुआ, पोरबंदर में हुआ, तो उस जगह का गुजरात को आपको गुजरात दिखाना है वहाँ। मान लो उत्तर प्रदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश आपको दिखाना है वहां पे, कहाँ पे मैप में। ऐसे ही यहाँ से भूगोल वाला है।
तो भारत के मानचित्र में संकेतों के आधार पर दर्शाना है। जैसे यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क मान लीजिए असम में है, तो उसको दिखा असम वाले मैप में असम वाली जगह पे ये वाला चिन्ह चिन्ह बनाना है, गोला। ये देखो यहाँ गोला दे रखा है, गोला बनाना है, मतलब गोला बनाना है, उसके मैप में बनाना है गोला। फिर दूसरा है कि मथुरा तेल शोधन खाना का है, मथुरा में है उत्तर प्रदेश में। तो अब ये कैसा चिन्ह बनाना है, यहाँ पे चिन्ह दे रखा है कि इस तरह का चिन्ह बनाना है, वहां इस तरह का चिन्ह बनाना है। अब आता है वह स्थान जहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय है, महाराष्ट्र मुंबई में है, तो इसमें ये चिन्ह बनाना है, जो यहाँ पर चिन्ह दिया है मैप में बनाना है, दिखाना है, और जगह कहाँ पे है वो दिखाना है। जैसे पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, पारादीप ओडिशा में। तो ये इस तरह का चिन्ह आपको दिखाना है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह के चिन्ह बनाने हैं। तो आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। जैसे कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास में उत्तर प्रदेश को दर्शाना है। फिर महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में दर्शाना है। काजीरंगा जो पूछा असम में दर्शाना। फिर जैसे मथुरा तेल शोधन खाना ये उत्तर प्रदेश, रिलायंस मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, पारादीप बंदरगाह ओडिशा। तो आपके पास जो मैप होगा बच्चों वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। अब उस ये जैसे मैं मैप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैप है, इसमें कुछ भरा हुआ है, जगह जगह भरी हुई ना, तो आपके पास जो मैप होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो आपको जो भी जगह पूछी गई होंगी, जैसे कि आप मैप में प्रैक्टिस करके जाइए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। बिहार कहाँ पे है, और आपका पंजाब कहाँ पे है, हिमाचल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, हरियाणा कहाँ पे, ये चीज़ें आपको देख के जानी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आप भर पाओगे। जैसे इसमें उड़ीसा आया एक जगह, तो उड़ीसा यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो ये 6 नंबर है ना, ये तभी मिल पाएंगे आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर का हल। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखे जाते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी पुस्तकों को, अपनी किताबों को पूरा पढ़ें। यह वीडियो केवल आपके अभ्यास के लिए है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। आप सभी को आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़ें और अच्छा रिजल्ट लाएं। धन्यवाद।